Yes, good afternoon all of you. Today we are going to start a new chapter in social science, that is chapter 8 natural resources. अब सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज के बारे में जान ले कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसका हिंदी में मतलब समझ लो, ठीक है। इंग्लिश जब आपको जिस दिन आएगी ना आप अपने आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपको हिंदी में मतलब नहीं पता होगा, मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हिंदी में, गुजराती में, जिसमें भी आपको याद रखा है याद रखा करो। देखो, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि इंसान जब कोई भी चीज़ अपने टैलेंट से यूज़ करता है ताकि अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, इंसान अपने टैलेंट से जिन चीज़ों को भी यूज़ कर पाता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, तो उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को रिसोर्सेज कहा जाता है। देखो, रिसोर्सेज सालों से हैं, पहले से भी है, लेकिन हर चीज़ को हम रिसोर्स नहीं बोल सकते जब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, समझे। सपोज कर लो डाइजेस्ट है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि वो डाइजेस्ट में से आप आंसर्स ढूंढ के लिख सकते हो। आपको ये पता नहीं है कि वो डाइजेस्ट किस काम की आ रही है तो सही, पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में भी है, लेकिन यू डोंट हैव एनी आइडिया। मतलब खाली तुमको नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि उससे क्या हो सकता है, तो वो रिसोर्स नहीं है। अब वो है तो सही, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको यूज़ करना नहीं जानते। यू डोंट हैव दैट टैलेंट, यू हैव टैलेंट, बट यू डोंट हैव दैट टैलेंट टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट टू फुलफिल योर नीड्स, ठीक है। आपके पास वो टैलेंट नहीं है इस समय, ठीक है। वो चीज़ तो है, दुनिया में है, लेकिन आपके पास वो टैलेंट नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। तो जब कभी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपने एक्सपर्टीज से, स्किल से, टैलेंट से, इन सब का मतलब एक ही होता है, एक्सपर्टीज, स्किल, टैलेंट, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मतलब आपका दिमाग। आप अपने दिमाग से उस चीज़ को अगर यूज़ कर पाते हो और उस चीज़ को यूज़ करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, तो ही वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है, नहीं तो सिर्फ वो एक एलिमेंट है। तो देखो, सालों से, सदियों से रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वो रिसोर्स आपके लिए रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक आप उसको अपने टैलेंट से यूज़ करना नहीं जानते हो और आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसको यूज़ करना नहीं जानते, ठीक है, आप उसको यूज़ करना नहीं जानते, आपका टैलेंट वहाँ तक नहीं जा रहा है कि आप उसको यूटिलाइज कर सको और अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओ, तो वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स नहीं है। तो रिसोर्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप यूटिलाइज करना जानते हो विथ योर टैलेंट एंड यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है, नहीं तो रिसोर्स नहीं है। समझ में आया? देखो, सोर्स और रिसोर्स में बहुत फ़र्क होता है। सोर्स मतलब मीडिएटर, जिसके थ्रू, ठीक है। ये कल एब्सेंट थी, तो इसने, क्या नाम है, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी से पूछा कि कल क्लास पे क्या करवाया, तो नंदिनी इसका सोर्स हो गया। आपको एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा था, आपने डाइजेस्ट में से रेफ़र कर लिया या कोई भी दूसरी कोई गाइड में से आपने रेफ़र कर लिया जहाँ से, तो वो आपका सोर्स हो गया। जहाँ से आपको मिलता है वो सोर्स है, लेकिन रिसोर्स जो है वो अलग चीज़ हो गई। रिसोर्स उन चीज़ों को कहा जाता है जो आप अपने टैलेंट से यूज़ कर सको और अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सको, तो ही वो चीज़ रिसोर्स है, नहीं तो वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स नहीं है। समझ में आया? See, human needs can be satisfied partially or completely through resources. देखो, रिसोर्सेज के थ्रू हम हमारी नीड्स को, या तो हम पार्शियली मतलब आधी अधूरी, पूरी तरह से नहीं, या फिर हम फुल्ली अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्स। अब नेचर के अंदर तो हज़ारों रिसोर्सेज हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, हम रिसोर्स नहीं बोल सकते। एक्चुअली हम डायरेक्टली रिसोर्स बोलना ही नहीं चाहिए, हम गलत बोल रहे हैं। देखो, हम आम भाषा में बात करेंगे ना, तो किसी को भी रिसोर्स बोलेंगे चलेगा, लेकिन आप टिपिकली साइंटिफिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो तो आप रिसोर्स का नाम ही नहीं लो। आप बोलो नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारे एलिमेंट्स को हम लोग रिसोर्स नहीं बोल सकते क्योंकि उन सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना हम लोग नहीं जानते। अगर जिन एलिमेंट्स को यूज करना जानते हैं विथ आर स्किल्स एंड वी कैन फुलफिल आर नीड्स, देन दैट एलिमेंट इज अ रिसोर्स, अदरवाइज दैट इज नॉट अ। और हम मतलब एक दो इंसान नहीं, भाई इसको जानना, ये यूज नहीं कर पा रहा है तो रिसोर्स नहीं, ऐसा नहीं, मतलब दुनिया नहीं जानती है।
उस चीज़ को दुनिया यूज़ करना नहीं जानती है। समझ में आया? So these elements can be called resources only when they are utilized by a man through special knowledge and expertise. तो नेचर में हजारों लाखों एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को हम रिसोर्स नहीं कह सकते क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम यूज करना नहीं जानते। हाँ, इन सारे एलिमेंट्स को हम तब रिसोर्स कह पाएंगे जब हम अपने इंटेलेक्चुअल या हमारी एबिलिटी को या स्पेशल नॉलेज को यूज करके हम उनको यूज करना जानते हैं और हम हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम रिसोर्स कह सकते हैं। In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. तो in simple words या in other words, जिन चीज़ों पे man dependent है, जिन चीज़ों से man अपनी needs को fulfill कर पाता है, कर सकता है, और मैन में सबसे पहले की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास उतना स्किल होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो वो चीज़ें रिसोर्सेज है। इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपना दिमाग यूज़ करके उसको यूज़ कर पा रहे हो और आपकी नीड को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, देखो नीड को पूरा कर रहा है, को इंग्लिश में बोलते हैं नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट बोलोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, फुलफिल बोलोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन टिपिकल लैंग्वेज में इसे सेटिस्फाइड बोला जाता है। फुलफिल और सेटिस्फाइड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपने स्किल्स के थ्रू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है या सेटिस्फाइड कर रहा है, वो हर चीज़ को आप रिसोर्स बोल सकते हैं। समझ में आया? सिर्फ इतना ही है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए। See, in ancient times, man did not know about the minerals buried within the land. पुराने ज़माने में मिनरल्स तो थे, मिनरल्स तो पहले से ही हैं, लेकिन वो ज़मीन के अंदर थे, दबे हुए थे, ठीक है। पुराने ज़माने में इंसानों को नहीं पता था कि ज़मीन के अंदर मिनरल्स निकलेंगे उसको खोदने पर, ठीक है। तो तब वो जो मिनरल्स थे वो रिसोर्सेज हमारे लिए नहीं थे, लेकिन जैसे ही इंसान ये जान गया कि इसे खोद के निकाला जा सकता है ज़मीन के अंदर से, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? मिनरल्स, रिसोर्सेस। और पहले क्या थे? एलिमेंट्स। किसने बोला? गुड, ठीक है, एलिमेंट्स। पहले हर चीज़ को तुम एलिमेंट बोल सकते हो जो भी आपको नेचर से मिल रही है। रिसोर्स तब बोलोगे जब आप जान गए कि ये हमारे यूज़ में आ सकती है और आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप अपनी नीड्स को फुलफिल, वो सिर्फ है और आप यूज़ करना नहीं जानते, तो एलिमेंट्स। आप अपने स्किल्स को यूज करके उसको यूज करना जानते हो और अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, तो वो रिसोर्स बन गया। So in ancient time, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. उस समय इन सारी चीज़ों को, मिनरल्स को हम रिसोर्सेस नहीं बोल सकते थे, बट टुडे these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining, ठीक है, अंदर से वही खुदाई करके निकालना, उसे माइनिंग कहा जाता है। तो अब क्योंकि हमने उसको खोद कर निकाला और हमारी लाइफ में उसका अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, तो अब वो क्या हो गए? रिसोर्सेस। लेकिन इन द एंशिएंट टाइम वो हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं थे। द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें वर्च्यूज मतलब उसकी क्वालिटी। देखो, वर्च्यू के अलग अलग मतलब होते हैं। गुड हैबिट्स को भी हम लोग वर्च्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड हैबिट्स ये वर्ड सूट नहीं करता, क्वालिटी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें दो तरह की क्वालिटी होती है, यूटिलिटी की मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड कैपेबिलिटी टू वर्क, ठीक है, वो कैपेबल होते हैं कि हम उनको यूज़ करके काम कर सकते हैं। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री। और रिसोर्सेस कब कैसे बनते हैं? तीन चीज़ों का टकराना होता है, मतलब तीन चीज़ों का यहाँ पे एक तरह से कॉम्बिनेशन है। दैट इज़ अ नेचर, मैन एंड द कल्चर, ठीक है। कुदरत से ही चीज़ें मिलती है आपको, नेचर से मिलती है, और इसे यूज़ कौन करता है? मैन। और जिस तरीके से यूज़ करता है वो हमारा कल्चर है। कल्चर क्या है? हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि कल्चर आपका वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, वे ऑफ हैबिट्स, वे ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, मतलब वैल्यूज़, हैबिट्स, आप जैसे बिहेव कर रहे हो वो भी आपका कल्चर है, ठीक है। आप बहुत
क्या बोलते हैं, बेहुदा तरीके से अगर बिहेव करते हो तो बोलते हैं ना भाई क्या है, कुछ सीखा नहीं है क्या, इसका कल्चर क्या है, डायरेक्टली वो वर्ड आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वे ऑफ बिहेविंग ही आपका कल्चर बताता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रिसोर्सेस 3 तरह के इंटरेक्शन से बनते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दैट इज अ नेचर, मैन एंड कल्चर। नाउ सी uses of resources. See, resources are useful to us in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. देखो सारे के सारे uses आप एक साथ जान जाओगे ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसे ग्रेजुअली कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वक्त के साथ आपको उसके यूजेस और भी पता चलते जाएंगे। ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना आपके क्या पूरे वर्ल्ड में 3 ही तरह के सेक्टर्स होते हैं। मतलब जो अर्निंग होती है ना, पैसा कमाया जाता है मार्केट में 3 ही चीज़ें और है ही नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। ये 3 तरह के सेक्टर है। जो भी अर्निंग हो रही है ना, आप जो भी काम बोलो वो इन तीनों में से किसी में आता है, क्लासीफाई, या एग्रीकल्चर में जाएगा, या इंडस्ट्रीज में जाएगा, या सर्विस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रीज में जितने भी काम होते हैं वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे। और याद रखना तुम्हारा मेन सेक्टर जो है, देखो डेवलपमेंट के लिए मेन सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ अ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है एग्रीकल्चर में से। तो आपका एग्रीकल्चर अगर फेल हो गया ना तो सब कुछ फेल हो जाएगा। हम एग्रीकल्चर पे, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, मेनली हमारे डेवलपमेंट के लिए, या कोई भी डेवलप कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर के ऊपर ही फोकस करती है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ एग्रीकल्चर के बेसिस पे फुल्ली डेवलप्ड है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो जो डेवलप्ड हैं वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेसिस पे हैं। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे डेवलप्ड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रीज़ तक जितने भी काम होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। नाउ लेट अस नो मोर अबाउट इट। रिसोर्सेज एज अ फूड। सी, वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेज। कंप्लाइड मीन्स यहाँ पे फुलफिल्ड है। ठीक है, हमारी जो भी अलग अलग खाने की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू होती है। जैसे फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स obtained थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एंड मीट obtained थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एक्सेट्रा आर यूज्ड एज फूड आइटम्स। ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग जगह से मिलती है। ठीक है, देन रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल। अब अगेन रिसोर्सेस जो है वो क्या है, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है हिंदी में कच्चा माल। ठीक है, आप कभी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करते। जो फुल्ली फिनिश्ड नहीं है, अनफिनिश्ड गुड्स है, मतलब जो तैयार चीज़ें नहीं हैं, उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में तैयार करती है, जिसको आप यूज़ करते हो। फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल, जो तैयार चीज़ होती है। भाई ये तैयार है, वुड क्या है, रॉ मटेरियल, लेकिन वुड में से जो चीज़ें हम बना रहे हैं, बेंचेस है, डोर है, विंडोज़ है, बेड है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो फिनिश गुड्स होते हैं। ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स मतलब आधा तैयार होता है। ठीक है, और जो टोटली फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल होता है। See, various goods obtained from forest, agro products मतलब agriculture products, wool, hides and meat available from animal, mineral ores etc. from the raw material for many industries। तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन कैसे होगा?
ठीक है, आपके घर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं खाना बनाने के, लेकिन आपके पास सब्जी ही नहीं है, आटा ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आप खाना बनाओगे कैसे? ठीक है, खाना बनाना मतलब प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। देन रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्स, सी वी यूज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो आप कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये आप अपने व्हीकल में भी यूज़ करते हो, और साथ ही साथ आप कहाँ यूज़ करते हो? आपके घर पे भी यूज़ करते हो। ठीक है, पहले के ज़माने में हम कोयला यूज़ करते थे, ज़्यादातर कोयला यूज़ होता था, स्टोव में केरोसिन यूज़ होता था। आज भी गांव में कहीं ना कहीं होता होगा कोयला, तो आप शहर में भी देखते हो कि कोयला यूज़ होता ही है, कि कोयले की रोटी वगैरह लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्यूल्स है हम कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक घर पे यूज़ करते हैं। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू, और एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो कहाँ से जनरेट होती है? सोलार इंसोलेशन से। सोलार इंसोलेशन मतलब जो सोलार रेडिएशन है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सोलार इंसोलेशन मतलब सोलार रेडिएशन, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, कि वो अर्थ पे कितनी आती है उसे सोलार इंसोलेशन कहते हैं। देन विंड एनर्जी होती है। सी वेव्स जो टाइड्स और एब्स होते हैं उसके थ्रू भी होता है, और वाटरफॉल के थ्रू जो टरबाइन चलता है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल के थ्रू भी होती है, कोयले के थ्रू। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी भी होती है जो पानी के थ्रू होती है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब किसकी? ओनरशिप का मतलब होता है मालिकी। ओनर आपको पता है ना, ओनर मीन्स मालिक, की मालिकी, इसके ऊपर हक किसका है उसको ओनरशिप कहा जाता है। भाई ये बेंच किसका है? बेंच मेरा है। ओनरशिप किसकी है? मेरी। लेकिन पोजेशन किसका है पता है? तुम्हारा। यूज़ तुम कर रहे हो। पोजेशन का मतलब होता है राइट टू यूज़। हाँ, आप सारा दिन यहाँ नहीं रहते, लेकिन सपोज कर लो कि ये रूम किसने किराए पर ले लिया, अंदर मटेरियल मेरा ही है, तो ओनरशिप तो मेरी ही है, मालिक तो मैं ही हूँ, लेकिन पोजेशन तुम्हारा है। जैसे आजकल आपने देखा होगा घर रेंट पे मिलते हैं तो वहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड मिलता है, मतलब फर्नीचर तैयार मिलता है। तो फर्नीचर तुम्हारा नहीं है भाई, घर भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? अधिकार किसको मिला हुआ है यूज़ करने का? हाल फिलहाल ठीक है तुमको, तो उसे पोजेशन कहा जाता है। और ओनरशिप का मतलब होता है मालिकी। ठीक है भाई, इसका मालिक कौन है? तो हाल फिलहाल ये 3-3.5 घंटे के लिए पोजेशन तुम्हारा है, जितनी देर तुम बेंच पे बैठे हो, लेकिन इसका मालिक मैं ही रहूँगा भाई, मेरा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, मतलब एक बार आप यूज़ कर लेते हो तो वो कितना जल्दी वापस आपके पास आ सकता है, रीजनरेट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ठीक है, मतलब कौन कौन से सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो सबसे पहले है ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है ये किसी एक ही का, एक इंसान का रिसोर्स है। जैसे बोला है ये बेंच मेरी है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। ठीक है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, किसी एक अकेले इंसान का है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। भाई जी नीचे अगर गाड़ी मेरी खड़ी है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, वो सबका नहीं है भाई, वो मेरा है। तुम्हारी गाड़ी है वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, तुम्हारा घर है वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिर नेशनल रिसोर्स जो हमारे देश का है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, जैसे आर्मी, आर्मी तुम्हारी हमारी नहीं है भाई, देश की है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, हम जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दूसरे देशों के साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं। फिर ग्लोबल रिसोर्स, मतलब ये रिसोर्स पूरी दुनिया के हैं भाई, किसी एक के भी नहीं है, किसी एक कंट्री के भी नहीं है। ऑल द फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेस विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस जो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सारे नेशंस का रिसोर्स, मतलब एक कॉमन वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप, एक कॉमन ओनरशिप है। ठीक है, मतलब कोई एक देश का नहीं है, वो अलग अलग देशों का है, अलग अलग देशों का उसका अधिकार है। इसमें क्या आएगा? वेरी गुड, सी। ठीक है, ओशियंस जो है, जो कुछ समुंदर है, वो किसी एक देश के तो नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग देशों के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो जो हो गया हमारा ग्लोबल रिसोर्स हो गया।
Then see, resources can be classified as follows on the basis of their distribution. See, according to the distribution area, universal resource. अब universal resource क्या होता है, ये टेबल आता है यहाँ, इस टेबल में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, भले 1 मार्क में पूछा जाए तो 1 मार्क भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल रिसोर्स का मतलब होता है जो रिसोर्स पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया में है, ठीक है। जैसे यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वो गैसेस किसी एक जगह पे तो है नहीं, पूरी दुनिया में है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फिर जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस, जनरली अवेलेबल मतलब जो इन जेनरिक मिल जाती है, मतलब इजीली मिल जाता है, ठीक है, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, पैस्चर लैंड मतलब ग्रास लैंड जो होता है। रेयर रिसोर्सेस, रेयर जो बहुत मुश्किल से मिलता है। दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, कहीं कहीं पे भी, जैसे जंगल के अंदर या पहाड़ों के ऊपर जड़ी बूटियाँ, ठीक है, मुश्किल से मिलती, हर जगह नहीं होती। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये हर जगह पाया नहीं जाता है। सॉलिटरी रिसोर्सेज, सॉलिटरी का एक्चुअली मतलब होता है अकेला, मतलब जो कहीं कहीं पे पाया जाता हो शायद। मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस पे भी नहीं, वो फिर रेयर हो गया, लेकिन एक आधी जगह पे, जैसे हम हिंदी में बोलें तो एक आधी जगह मतलब 1-2 जगह पे होगा तो वो सॉलिटरी हो गया। जैसे क्रायोलाइट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड, ठीक है, ये एक मिनरल है जो वाइट या कलरलेस होता है, ठीक है, जनरली एल्यूमिनियम वगैरह के साथ यूज़ होता है, ठीक है, वो एक मिनरल सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है, क्रायोलाइट। क्या एल्यूमिनियम के साथ मिक्सअप होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने में, ठीक है। हाल फिलहाल हम साइंस नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, वो एल्यूमिनियम में यूज़ होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने में, मतलब आई थिंक 2500 to 2000 उसका मेल्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली 900-1000 पे पहुँच जाता है। See, you could understand details of 2 types. Resources can be classified by other methods also, wherein these can be classified in 2 types as renewable and non-renewable resources. पहले तो इसका मतलब समझ लो, ये भी 1 मार्क में आ सकता है। Renewable बोला जाता है renewable, लेकिन होता है एक्चुअली renewable, ठीक है। Renew मतलब जो रिसोर्सेस अपने आप को इन द नियर फ्यूचर जल्दी से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब हम उसे एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकेंगे। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह एक बार ख़त्म हो गए तो शायद इंसान जो है वो दूसरी बार नहीं देख सकेंगे, ठीक है। सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, इन अदर वर्ड्स दीज आर इनएग्जॉस्टिबल। तो बोला गया है कुछ रिसोर्सेस कुछ ही समय में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और कुछ ही समय में हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसको इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं होंगे उसे इनएग्जॉस्ट बोला जाता है। लाइक सोलार इंसोलेशन, दिन भर दिन सन की गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बीच में मैंने गूगल पे कुछ शायद न्यूज़ देखा था, सपना तो नहीं था, न्यूज़ ही था शायद, कि नासा कोशिश कर रहा है कि जो सन की रेज़ हैं, गर्मी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और स्नो जो एंटार्क्टिक में पिघल रहा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की किरणें वापस चली जाए टकरा कर। मैंने पूरा रीड नहीं किया था, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से गर्मी का लेवल, क्योंकि गर्मी का लेवल बढ़ता जाएगा तो एंटार्क्टिका का जो स्नो है वो तो पिघलता जाएगा, पानी का लेवल हाई होता जाएगा और कुछ ना कुछ होता रहेगा फिर। तो सोलार इंसोलेशन इनएग्जॉस्टेबल है, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्स, ठीक है। बायो रिसोर्स क्या होता है? बायो मीन्स बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिसोर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या होता है, किसी को पता है? जो चीज़ें लैब के अंदर रिसर्च में यूज़ होती है ना, उसे हम कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें एनिमल्स, प्लांट्स, सेल, जीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हम लैब के अंदर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड बायो रिसोर्सेस, ठीक है। फॉल अंडर दिस कैटेगरी, मतलब ये रिन्यूएबल है।
These are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. एक बार जिन resources को use करने के बाद near future में दोबारा हम उनको use नहीं कर सकते. और non-renewable resources जो होते हैं वो exhaustible होते हैं. क्या होते हैं? Exhaustible होते हैं. Like mineral, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी बार आपको नहीं दिखने वाले. ठीक है, इसलिए हम कब से ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि पेट्रोल का कोई ऑप्शन हमें मिल जाए करके. देन प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब हमें इन्हें बचाए रखना है, संभाल के रखना है. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम उन्हें सोच समझ के यूटिलाइज करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी, जैसे बहुत पहले मैं भी छोटा था तो तुमने तो शायद देखा नहीं होगा कि ऐड में ऐसा आता था कि एक सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, और बच्चा जो बोल रहा है कि मैं तो फ्यूचर में अपने डैड से एक बोल रहा है कि मैं तो फ्यूचर में साइकिल चलाऊंगा. गाड़ी में बैठा हुआ बच्चा अपने फादर से बोल रहा है कि मैं तो फ्यूचर में साइकिल चलाऊंगा. तो उसके फादर बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बोले फ्यूचर में पेट्रोल रहेगा कहाँ. आप जिस हिसाब से पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो कि सिग्नल पे भी गाड़ी चालू पड़ रही है तो पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, और पेट्रोल वैसे भी एग्जॉस्टेबल है, एक बार अगर ख़त्म हो गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है. तो ऐड में पहले दिखाते थे बहुत पहले. तो ह्यूमन नीड्स हमेशा याद रखना. देखो, इंसानों की जो नीड्स हैं, एक्चुअली इंसानों के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. यहाँ जो लिखा हुआ है ये गलत चीज़ लिखी हुई है, एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई है. ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, ह्यूमन नीड्स नहीं. हमारी ज़रूरतें तो बहुत कम होती है, और ज़रूरतें एक के बाद एक आती भी नहीं है, वो भी आपको बता दो. वो गिनी चुनी होती है, जो एक बार सेटिस्फाइड हो गई तो हो गई, फिर आपकी और ज़रूरत इंक्रीज़ नहीं होने वाली. जो इंक्रीज़ होती जाती है तो वो आपकी वांट है, वो आपके डिज़ायर है. ठीक है, ये मिल गया अब ये चाहिए, ये मिल गया ये चाहिए, वो नीड नहीं है आपकी. आपकी ज़रूरत है अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पानी. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है. बाकी जितना भी हम दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आधों को नींद आ रही है, बैठे हैं, ठीक है, ये सब हम क्यों भाग रहे हैं पता है? हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, हमारी नीड्स को नहीं. ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स जो है ना वो हमेशा अनलिमिटेड होती है. ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. आप कितना भी सोच लो, अब बस अब शांति, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा. आप कुछ समय के लिए शायद नहीं मांगोगे, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाने वाला है. लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम है, वो हमेशा लिमिटेड है. ठीक है, मीन्स आपके पास जेब में पैसा सिर्फ 20 रुपया है, और आपको रोटी भी खानी है, आपको आलू का परोठा भी खाना है, आपको पूरी भी खानी है, आपको भाखरी भी खानी है, बट यू हैव लिमिटेड. आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आप कोई एक ऑप्ट कर पाओगे. ठीक है, तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपकी वांट्स, आपकी इच्छा तो है कि मैं सब ले लूँ, मैं सब खा लूँ, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास रिसोर्स उतना नहीं है. ठीक है, सो ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. During last 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to the population explosion. तो पिछले 100 सालों से, पिछली एक सदी से, पिछली एक सेंचुरी से रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंक्रीज हो गया है. बिकॉज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी हम कुछ ना कुछ नया रिसर्च करते रहते हैं नई चीज़ों के लिए, और पॉपुलेशन भी तो एक्सप्लोशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो लोग बढ़ते जाएंगे तो लोगों की नीड्स भी बढ़ती जाए. एक्चुअली मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं, चलो वांट्स नहीं भी, लेकिन इंसान बढ़ते जाएंगे तो एक एक इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो भी तो इंक्रीज़ होती जाएंगी, लेकिन रिसोर्स तो उतना ही है. ठीक है, रिसोर्स तो उतना ही है. Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. Implication का मतलब होता है इफेक्ट. ठीक है, अगर आप इसके बारे में सीरियसली आज नहीं सोचोगे तो आपको फ्यूचर में इसका अच्छा खासा बुरा इफेक्ट दिखेगा. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ये हमारी ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम रिसोर्सेज अननेसेसरी यूज़ न करें. जहाँ पे हमें लगता है कि हम बचा सकते हैं बचाएं, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इन रिसोर्सेज को देख पाए.
रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रैशनली, उन्हें बचाए रखना चाहिए, और अगर हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो रैशनली मतलब सोच समझ के, ठीक है, जुडिशियसली, इकोनॉमिकली, ठीक है, रैशनली मतलब सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी यूज़ कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे हम करते हैं ना, क्या होता है, यहाँ से सिर्फ बाहर तक जाना है, जो 1 किलोमीटर भी नहीं है, शायद आधा किलोमीटर भी नहीं है, तो भी हम गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। आप बाय वॉकिंग जा सकते हो, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और रिसोर्स भी बचेगा, दोनों चीज़ें होगी। द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। कंजर्वेशन जब वर्ड आ जाता है ना भाई, हम कब बोलते हैं इसको बचाना है, जब वो ख़त्म हो रहा होता है। जब ख़त्म हो रहा होता है तब हमें, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो हमें उन्हें कंजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो वर्ड प्रोटेक्ट या कंजर्व आता ही तब है जब कोई खतरा आता है, जब वो खत्म होने वाले होते हैं। तो जो वर्ड कंजर्वेशन है वो डायरेक्टली स्कैरसिटी के साथ कनेक्टेड है। स्कैरसिटी मतलब कमी। If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be dream to maintain the development and the current lifestyle। जिस हिसाब से रिसोर्स आज यूज़ हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं मतलब अननेसेसरी यूज़ हो रहे हैं, इररेशनली यूज़ हो रहे हैं, हैपहैज़र्डली मतलब एकदम बिल्कुल प्लानलेस, हैपहैज़र्डली मतलब बिल्कुल बुरी तरीके से, डिसऑर्डरली, प्लानलेसली हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये हमारा सपना ही रह जाएगा। जो आज की लाइफ जी रहे हैं ना, फ्यूचर में ऐसी लाइफ आपको नहीं मिलने वाली, अगर कुछ और ऑप्शंस नहीं आए तो। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूसेज, आप उसका एक प्रॉपर यूसेज करो, रैशनल मतलब सोच समझ के यूज़ करो, वेस्टेजेस ना हो इस तरह यूज़ करो। इट्स कंजर्वेशन एंड री यूसेज। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation। जब कभी जीवन के अंदर, अर्थ के ऊपर ट्री जो प्लांट लाइफ है या ट्री लाइफ है, ठीक है, लाइफ ऑफ अ ट्री है या ह्यूमन लाइफ को जब खतरा आता है तो उसे बचाने के लिए जो चीज़ हम करते हैं उसे कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जब पेड़ पौधे या हमारा जीवन खतरे में जाता है और उसको बचाने के लिए जो एक्शंस हम लोग लेते हैं उसे एक तरह से कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि आप कितने रिसोर्सेज यूज़ कर चुके हो, ठीक है, जो यूज़ कर चुके हो रिसोर्सेस उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। उसके साथ ही जो यूज़ नहीं हुए हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और जो प्रोबेबल रिसोर्सेज हैं मतलब शायद हैं, प्रोबेबल मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो रिसोर्सेज हैं कि भी नहीं है, तो वो पता करना। तो पहले तो आप अवेलेबिलिटी पता करो, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या होती है कि आपके पास कितना है वो चीज़। तो आप जो यूज़ कर चुके हो रिसोर्सेस, यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और जो अनयूटिलाइज्ड है मतलब जो आपने यूज़ नहीं किए हैं अब तक उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और प्रोबेबल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल कितने हैं। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मतलब जो लिमिटेड है, जो एग्जॉस्टेबल हैं, जो फिर से रीयूज़ हम नहीं कर सकते, उन रिसोर्सेज को आप साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करो। देखो एक्सप्लॉइट के अलग अलग मतलब होते हैं, यहाँ एक्सप्लॉइट का मतलब है यूसेज, ठीक है। और एक्सप्लॉइट वर्ड क्यों यूज़ किया है पता है, क्योंकि हम सोचे समझे बिना उसको यूज़ करते हैं, तो एक तरह से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हम साइंटिफिकली उसे यूज़ करें, वहीं यूज़ करें जहाँ पे उसकी एकदम ज़रूरी नीड है, नहीं तो उसके यूज़ न करें। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज्ड। तो आप ट्राई करें कि आप उन रिसोर्सेज को डेवलप करें जिनकी क्वांटिटी हम बार बार इंक्रीज कर सकें। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़। जो रिसोर्सेज सस्ते हैं और आपको ईजीली मिल जाते हैं, ऐसा नहीं अरे बहुत सारा यूज़ करते जाओ एक दिन ख़त्म हो जाएगा,
आपको ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करो और सोच समझ के यूज़ करो. Those resources which are in limited quantity should be conserved. जो resources limited quantity में है मतलब नॉन रिन्यूएबल हैं, उन्हें आप सोच समझ के यूज़ करें, कंजर्व करें, यूज़ ही ना करें. फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. तो बोला गया है कि आप उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढो. अगर जो ऑलरेडी कम है रिसोर्स, आप उसको यूज़ ना करो, उसको कंजर्व करो, उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो. ठीक है. नेसेसरी लॉज हमें यहाँ पे बनाने चाहिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. कानून को यहाँ पे नेसेसरी लॉ कानून बनाने चाहिए. गवर्नमेंट को यहाँ पे कानून बनाना चाहिए कि हमें इसे कंजर्व करना है और स्ट्रिक्टली उसे इम्प्लीमेंट भी करना है कि जो इसको वायलेट करेगा वो उसको पनिश होगा. सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड. वेल एक्वेंटेड मतलब उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए विथ ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रैशनल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज. तो बोला गया है सारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है ताकि वो कंजर्व हो सके, मतलब वो उनका वेस्टेजेस न हो. एंड अ पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड. और लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना. ठीक है. अलग अलग कैंप्स लगाओ या जैसे भी आपको लोगों को मास एजुकेशन देना है. मास एजुकेशन मतलब बहुत सारे लोगों को जब एजुकेशन देना हो, पेपर्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, एक्ट के थ्रू. ठीक है. जैसे भी अनाउंस आपको करना हो वैसे आप पब्लिक को अवेयर करो. समझ में आया? क्लियर है?